Hello and welcome to Om Push Classes. That is a competition venture of Science Commerce Academy. और इसके अंदर हम एनडीए बैच जो है वो टेकअप कर रहे हैं और आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की तरफ आते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये जानना है कि हिस्ट्री बेसिकली है क्या। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम हिस्ट्री को टेकअप करें तो जिसमें हम बेसिकली आपके पास फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के साथ दूसरी चीज आपके पास क्या होती है, दैट इज फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं। फैक्ट्स और फिगर से हम क्या समझते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको प्लासी की लड़ाई, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 1857 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई के लिए सॉरी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो 1757 की डेट जो है वो आपको याद होनी चाहिए, आपसे पेपर में वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा। तो दैट इज फैक्ट्स, जब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स के बारे में। और फिगर साथ में बेसिकली क्या है कि 1757 से लेके 1773 तक बंगाल का जो ब्रिटिश ने एनेक्सेशन किया उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो कलेक्टिव आपके पास स्टडी होगी उसको हम बेसिकली आपके पास हिस्ट्री के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा द वर्ड हिस्ट्री इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हिज एंड स्टोरी। हिज जो है वो रेफर करता है पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय के लोगों के बारे में जो हमको चीजें बता रही है उसके बारे में हिज जो है वो रेफर कर रहा है। और स्टोरी मतलब जो स्टडी ऑफ द पास्ट है, मतलब पुराने समय में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। कई चीजें ऐसी हैं जो लिखित तौर पे हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो लिखित तौर पे नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं जो हम दंत कथाओं में या स्टोरीज में सुनते हैं। तो वो सारा कलेक्टिव जो स्टडी है उसको हम हिस्ट्री के नाम से जो है वो जानते हैं। जनरली जब भी हम किसी पुराने वर्ड के बारे में या किसी इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में समझते हैं तो वहां पे हम हमेशा एक ग्रीक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। तो हमें वो डेफिनेशन, ग्रीक डेफिनेशन, क्योंकि ग्रीक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। तो हिस्ट्री को हिस्टोरिया के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। बेटा क्या मतलब हुआ? इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इंक्वायर करना या स्टडी करना। नॉलेज मतलब आपको उस चीज का कितना ज्ञान है, और उस ज्ञान को आप एक्वायर मतलब उसको प्राप्त करना किसके थ्रू? इन्वेस्टिगेशन, मतलब स्टडी करके या उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके। तो बेसिकली किसी भी चीज की इंक्वायरी और उसकी जो नॉलेज जिसको आपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है वो प्राप्त किया है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो ये बेसिकली हिस्ट्री की डेफिनेशन है, जिसको आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में याद रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस आती है हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री की। बेसिकली क्या है, हिस्ट्री की डिवीजन जो है वो तीन कैटेगरीज में है। सबसे पहला प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री वो समय है जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस समय में कोई भी राइटिंग नहीं थी, कुछ भी लिखित तौर पे नहीं था, सिर्फ हमने एक्सकावेशन, एक्सकावेशन मतलब हमने खुदाई की है अलग अलग जगह, और हमको वहां से जो एविडेंस मिले उसके बेसिस के ऊपर जो हम हिस्ट्री लिखते हैं उसको हम बेसिकली आपके पास प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और इस प्री हिस्ट्री के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। C12 या C14 पेपर में क्वेश्चन आता है जिससे पुराने पुरातत्व चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड आता है आपके पास प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री आपके पास बेसिकली द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जिस समय में क्या बोलता है, ड्यूरिंग विच अ कल्चर और अ सिविलाइजेशन हैज नॉट येट बीन डेवलप्ड बट अदर कल्चर्स हैव रिटन अबाउट इट। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो आपका सिंधु घाटी की हम बात कर रहे हैं आईवीसी, तो आईवीसी में क्या लिखा जाता था हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बट साथ के साथ अगर हम मिस्र की सभ्यता, जिसको हम बेसिकली इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट की जो सभ्यता है उसके बारे में बात करें तो वहां पे जो लिखित तौर पे दिया गया है वो हमें आईवीसी के बारे में बताता है। तो मतलब जब मेरे बारे में या किसी सिविलाइजेशन के बारे में कोई और लिख रहा है तो वो बेसिकली आपके पास क्या हो गया, सेकंड वाली हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। और फाइनली हम हिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसको कंक्लूड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कॉइन्स की स्टडी। हम जब सिक्कों की स्टडी करते हैं टू हैव अ डेफिनेट प्रूफ, इट इज कॉल्ड एज योर हिस्ट्री। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है, भारतीय जितना भी आपके पास प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेना। अब देखो जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो हम दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमने याद रखनी। एक हमने वर्ड याद रखना है जिसको हम बीसी बोलते हैं, बीसी। और एक वर्ड हमने याद रखना है जिसको हम सीई या एडी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स जानने क्यों जरूरी है? देखो बेटा, अगर मैं एक नंबर लाइन चलाता हूँ, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया,
यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। इस साइड मैंने सपोज करो -1 कर दिया, -2 कर दिया, -3 कर दिया। तो एक बड़े नंबर, अगर मैं माइनस को हटा दूं तो एक बड़े नंबर से मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं और एक जीरो से बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं। इसी तरह से ये जो बीच का जीरो है, इसको हमने डिफाइन कर दिया है द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट 42 साल तक रहे थे, उस 42 ईयर्स को हमने जीरो डिफाइन कर दिया। उनको जो अप्रोच करने का समय है दैट इज बिफोर क्राइस्ट, और उनके जो बाद का समय है दैट इज योर आफ्टर डेथ। और इसको सिंपल भाषा में आज के समय में BCE, और इसको AD को CE के नाम से जानते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा या करंट एरा, मतलब आज का जो समय चल रहा है जीरो के बाद का। और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा से पहले का समय या उससे पहले का जो समय, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अब हमें चीज समझ आएगी कि बेसिकली इंडियन हिस्ट्री है क्या। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, 500,000 BC से बेटा 680। तो क्या मतलब हो गया, इस नंबर लाइन में देखेंगे 500,000 से शुरू हुआ और करता 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 जीरो तक का जो समय है वो, और जीरो को भी क्रॉस करके 600 तक का जो समय आ गया, वो बेसिकली कौन सा इतिहास हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। यहाँ BC लिखा है, इसको आप BCE भी लिख सकते हैं और इसको CE भी लिख सकते हैं। मीडिएवल 600 से लेके 1857 तक, तो मतलब जीरो से लेके आज हम कहां पे बैठे हैं 2023 में, तो जीरो से लेके आपके पास हम 600 तक पहले आ गए, तो 600 से लेके 1857 तक का समय हो गया हमारा मीडिएवल, मतलब बीच का हिस्ट्री, जहां पे हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं बेटा मुगल्स के बारे में। हमारी मुगल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर 1857 से फाइनली हमारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी के ही क्वेश्चंस पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर मैं सपोज करो आपके पेपर के बारे में बात करूं, किसी भी पेपर के बारे में बात करूं, तो अगर हिस्ट्री के सपोज करो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस 12 में से 8 क्वेश्चन जो है हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने पढ़ना है कि 1857 से लेकर 1947 तक का जो समय है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। आगे की तरफ चलते हैं। अब जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपके दिमाग में होगा कि सर पीछे तो सर ने बताया कि 1857 से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है, 1947 पे खत्म हो रही है, बट ऐसा नहीं है बेटा। 1857 ऐसा नहीं है कि सुबह उठे 1 जनवरी को और बोला हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई। इट इज नॉट द केस। उसके लिए एक बिल्डअप है, जिस बिल्डअप को बेटा हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरी जगह में मूव करना। जैसे आप पहले 10th में थे, फिर आपने डिग्री की, बट बीच में जो ट्रांजिशन हुआ वो कौन सी क्लास का हुआ, +1 और +2 का। तो वो जो बीच का ट्रांजिशन है उसको हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के नाम, उसको बेसिकली हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो सिमिलरली मीडिएवल हिस्ट्री हमने बोला 1857 तक चली थी, बट 1857 के समय मतलब 1600 से लेके 1857 का जो मीडिएवल हिस्ट्री का समय था वो ट्रांजिशन था मीडिएवल हिस्ट्री से लेके आपका मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर हम मॉडर्न हिस्ट्री को 4 जगह से समझने की बेटा कोशिश करते हैं। सबसे पहला राइज ऑफ कैलिफेट एंड कमेंसमेंट ऑफ अरब्स। भारत में सबसे पहले 712 एडी में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 712 एडी में एक पर्सन आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन काजिम। ही वॉज द फर्स्ट अरब, ये पहला अरब था जो भारत देश में आपके पास आया। उस समय हम जब भारत को डिफाइन करते हैं तो वो भारत नहीं है जैसा आज के समय का भारत है जो कि बटा हुआ है। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एक एक आपके पास अखंड भारत बनाते थे, मतलब एक सिंगल इंडिया बनाते थे। तो वहां पे आपके अरब्स पहली बार आए। किस प्रोविंस में आए, सिंध में आए। वो सिंध आज के समय में कहां पे है बेटा, पाकिस्तान में है। और वहां पे आके जब पहली बार, मॉडर्न का मतलब है जब बाहर के एरिया से कोई चीज आपकी टच हुई, तो वो आपके पास हम अरब्स की एंट्री को हम बेसिकली हम पहला पॉइंट मानते हैं जहां से मॉडर्न हिस्ट्री आपका शुरू होता है। सेकंड, जब इंडिया में कौन आए, पुर्तगाली, पोर्चुगीज, कब 1498 में, इन द फॉर्म ऑफ एक पर्सन था जिसका नाम था वास्को डिगामा, जिसका नाम बेसिकली क्या था आपके पास, वास्को डिगामा, जिसकी फॉर्म में वो इंडिया पहुंचा। थर्ड, एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, जब भारत में कौन आ गए, अंग्रेज आ गए, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक हमें हम पर जो है वो राज किया। और फाइनली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां से हम हिस्ट्री क्यों समझते हैं, क्योंकि ये जो पुराना समय है ये सब ऐसा है जब बाहर के लोग आ रहे थे। 1857 से समय वो शुरू हो गया जब हमने अपनी नेशनलिज्म के लिए या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना जो है वो शुरू कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ अरब्स। पहले मैंने बताया अरब्स ने 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के अंदर भारत में जो है इन्वेड किया, और इन्वेड करने का रीजन बेसिकली क्या था कि अगर हम ऐसे रफ जैसे इंडिया का यहाँ पे हम मैप बनाते हैं, ऐसे हम सपोज करो यहाँ पे हल्का सा आपके पास मैप इस तरह से भारत को हम रफ जैसा बनाएंगे, तो यहाँ का ये जो एरिया मॉडर्न डे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे सिंध है। इस सिंध के जो राजा था, जिस उस राजा का नाम था दाहिर। दाहिर वॉज द नेम ऑफ द किंग। उसने मोहम्मद बिन कासिम की कुछ शिप्स लूट ली थी जो अरेबियन सी में यहाँ पे चल रही थी। उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आए थे। In the ancient times, India had maintained trade relations with the foreign merchants like Romans, Greeks, but that declined over the period of time. अब जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको पता लगेगा कि जो रोम और ग्रीस के लोग थे उनके साथ हमारा ट्रेड जो था वो चल रहा था। इट बिगैन विद अरब्स एंड कंटिन्यूड टिल 15th सेंचुरी, बट 700 तक आते आते सबके साथ ट्रेड खत्म हो गया था, और 700 में जब अरब्स आए तो उनके साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ, 15th सेंचुरी तक चला। बट दोनों के साथ ट्रेड में डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? यूरोपियंस और अरब के ट्रेड में डिफरेंस क्या था? यूरोपियंस डिडंट रिलाइड ऑन द सिंगल ट्रेड, मतलब यूरोप वाले ऐसे नहीं थे कि वो किसी के लिए हमेशा जो है वो लॉयल रहेंगे। उनका डिपेंड करता था, जहां पे उन्हें फायदा मिलेगा वहां पे वो मूव करना स्टार्ट कर देते थे। बट जो अरब्स थे वो इंडिया में ही डिपेंडेंट रहे 700 से लेके 1500 तक, जब तक यहाँ पे आपके पास पोर्चुगीज जो है वो नहीं आए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आगे अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जिसका हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज। अब अरब्स तो यहाँ पे आ गए। अब 700 से लेके 1500 तक या एक्सैक्टली 1498 तक यहाँ पे जो है वो इंडिया में कौन रहे? अरब्स रहे। अरब्स ने 1498 तक रूल किया। 1498 के आसपास क्या हुआ? जब मैं यूरोप की बात करता हूँ ना बेटा, तो जो यूरोप है वहां पे एक कंसेप्ट स्टार्ट हो गया जिसको हम आज के समय में ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में जानते हैं। बेटा ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि सारी दुनिया का ट्रेड जो है वो आपस में इंटर रिलेट हो जा रहा है, सारे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूरोप में क्या हुआ? आपके पास नेवी डेवलप हो गई, नेवी से शिप्स डेवलप हुई, तो शिप्स डेवलप होने से उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और ट्रेड्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो शुरू हो गई। और उस चक्कर में जो पुर्तगाली है वो 1498 में आपकी इंडिया की तरफ को जो है वो आ गए। विद द एडवांसमेंट ऑफ नेवी इन यूरोपियन कंट्रीज, डिफरेंट रूट्स were sought in order to establish trade. One such trade route was discovered by Vasco da Gama when he reached Calicut port. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 21 मई 1498, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। आया कौन से पोर्ट पे? कैलिकट पे। तारीख क्या थी? 21 मई 1498। द एरिया वाज रूल्ड बाय ज़ैमुरिन एट दैट टाइम। तो अगर मैं इंडिया के लोअर पोर्शन के बारे में आपके पास बात करूं, तो इस जैसे हम इंडिया का जो है लोअर पोर्शन आपके पास बनाते हैं, तो ये एरिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रूल कर रहा था उस राजा का नाम आपके पास क्या था? जैमुरिन था। जैमुरिन हु वाज अ पीस लविंग किंग। द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम फॉर पोर्चुगीज वाज द अरब मर्चेंट्स। अब अरब यहाँ पे 400 साल से ऑलरेडी बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया 700 से 1498 तक अरब थे। तो 700 साल से जब वो ऑलरेडी बैठे हैं 400 साल से, तो उनको भगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। तो पोर्चुगीज ने अपनी पहली ट्रेड फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली कोचीन और किन्नौर में। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे, कोचीन और किन्नौर में पहली फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो आपकी पोर्चुगीज ने यहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश कर ली। फियरिंग राइवल्स द अरब स्टार्ट, तो अरब्स को दुख तो होना ही था कि पोर्चुगीज यहाँ आ गए, तो उन्होंने पुर्तगालियों से स्टार्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी, और दोनों ने अपने अपने वेसल्स जो है वो लाने स्टार्ट कर दिए। और फाइनली 1505 में इनकी राइवलरी एंड हुई, और जो अरब्स है वो पुर्तगालियों से हार गए थे, लॉस्ट फ्रॉम द पोर्चुगीज। और उसके बाद जो पुर्तगाली ने अपना सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। फ्रेंकोइस एल्मीडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था जो यहाँ पे बना, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना यहाँ पे स्टार्ट किया। ब्लू वाटर मतलब जितना भी आसपास का जो पानी है उस पानी को जो है यहाँ पे कंट्रोल कौन करेंगे? पुर्तगाली, और कोई भी इसके अंदर कभी भी एंटर जो है वो नहीं कर सकता। तो दिस इज अबाउट द एडवेंट ऑफ द पोर्चुगीज। आगे की तरफ को हम मूव करते हैं। अब पोर्चुगीज ने अरब्स को फाइनली 1509 में कंप्लीटली हरा दिया। बेटा ये बड़ी जरूरी डेट है, याद रखेंगे। और पूरी जो ट्रेड था वो पूरा जो सी है, जैसे मैंने पीछे बताया, ये पूरा जो एरिया था, ये सारा एरिया इंडिया के नीचे वाला पुर्तगालियों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सेकंड गवर्नर बने फ्रेंकोइस डी एल्बुक्यूरेक। एल्बुक्यूरेक के 3 टारगेट थे बेटा दिमाग में। पहला, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अरब पावर्स, और कहाँ पे? मलय पेनिनसुला और डेक्कन। डेक्कन हमेशा बेटा ज्योग्राफी में भी काम आएगा। इंडिया के नीचे वाले पोर्शन को डेक्कन बोलते हैं, ये सारा एरिया डेक्कन है।
मलय पेनिनसुला इज द एरिया ऑफ मलेशिया, क्योंकि उस समय में मलेशिया की जगह पे भी ये कंट्रोल कर रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से, आगे मैप में आपको समझाऊंगा मैं। सुप्रीमेसी ओवर द रेड सी, अब रेड सी अगर मैं अफ्रीका को बनाऊं वर्ल्ड मैप पे, इस तरह से आपका बेटा अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ यहाँ पे अरेबिया लगता है, यहाँ पे आपका भारत देश आ जाता है इधर जैसे। अब यहाँ पे रेड सी है, अब रेड सी, यहाँ से जो भी ट्रेड आएगा वो रेड सी के थ्रू आएगा और वो इंडिया में पहुंचेगा। तो वो चाहते थे कि जो रेड सी है यहाँ पे हमारी कंप्लीट सुप्रीमेसी जो है वो हो जाए, एंड सुप्रीमेसी ओवर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हमेशा बेसिकली बे ऑफ बंगाल ये वाला, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये एरिया भी इनके, तो बे ऑफ बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया, मलय पेनिनसुला इनके कंट्रोल में आ गया, रेड सी तो बेटा सारा एरिया तो इनके पास ही हो गया। तो ये बेसिकली टारगेट थे किसके, आपके पास पोर्चुगीज के। और फाइनली गोवा इनका जो कैपिटल बना वो 1510 में बना था, जहां पे ये 1987 तक जो है वो कंट्रोल करते रहे थे। अब आगे की तरफ को चलते हैं हम। नेक्स्ट इनका जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल था उसका नाम नीनो डी कूना था। बेटा जो मैंने रेड सी बताई वो यहाँ पे है, दिस इज योर रेड सी। मलय पेनिनसुला आपके पास यहाँ है, मलय पेनिनसुला आपके पास यहाँ है। इस एरिया को बेटा हम डेक्कन बोलते हैं, ये एरिया आपके पास कौन सा है, डेक्कन है। तो ये भी कंट्रोल में है, ये भी कंट्रोल में है, ये भी कंट्रोल, तो क्या रह गया, सारा ये जो एरिया है ये इनके पास ही आ गया। मैं आगे समझाता हूँ और डिटेल में। इन 1538 डेट्स है बेटा, याद रखेंगे। 1530 में कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोचिन टू गोवा। 1532 दीव वाज एक्वायर्ड, गोवा बेटा यहाँ पे है, दीव बेटा यहाँ पे है। 1559 दमन वाज एक्वायर्ड, दीव के नीचे यहाँ जैसे दमन है। एंड 1661 चार्ल्स टू रिसीव्ड बॉम्बे एज डाउरी फ्रॉम द पोर्चुगीज। तो जो बॉम्बे था वो एज ए डाउरी मतलब दहेज की फॉर्म में जो है वो पोर्चुगीज पुर्तगालियों ने किसको दिया, बॉम्बे को दिया। ये हम जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे एक क्लैरिटी होगी इसका वैल्यू आपके पास क्या है। बाय द एंड ऑफ 1600 पोर्चुगीज हैज एस्टैब्लिश्ड तीन इंपॉर्टेंट सेंटर बेटा इनके बन गए थे। क्या क्या, मोजाम्बिक टू कंट्रोल अफ्रीका, बेटा ये है मोजाम्बिक। तो जो अफ्रीका का ट्रेड है वो कंट्रोल करने के लिए बेटा क्या आ गया, मोजाम्बिक आ गया। गोवा टू कंट्रोल इंडिया, ये किसको कंट्रोल कर लिया, इंडिया को। मलाक्का स्ट्रेट टू कंट्रोल स्पाइस ऑफ इंडिया। मलाक्का स्ट्रेट बेटा ये बीच का एरिया, ये है मलाक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट एक होता है नेविगेबल या नॉन नेविगेबल वे, जो आपको वे प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये भी हाथ में है, ये भी हाथ में है, ये भी हाथ में। तो मेरे को बताओ इंडियन ओशन में पुर्तगालियों को कौन हरा सकता था, कोई भी नहीं हरा सकता था। तो दिस वाज द वे जिसमें पुर्तगालियों ने, जिसकी वजह से 1498 से लेके 1600 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक हमारे जो भारत देश है उसके ऊपर कंट्रोल करना, उन्होंने भारत देश के बेसिकली ट्रेड पे कंट्रोल करना इन्होंने शुरू जो है वो कर दिया था। तो आई थिंक ये पोर्तुगालियों का, आपको पुर्तगालियों का ये जो कॉन्क्वेस्ट है समझ आया होगा। एंड आई थिंक आपके लिए लेक्चर जो है वो काफी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।